नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं संतोष बाजपेयी द्वारा लिखित नॉवल कुछ भी हैपेंस, मेरी यानी मृद्विका की आवाज में, सिर्फ बुक ऑडियो पर। चैप्टर 1। धनिया मऊ की सुबह में एक सादगी थी, शांत, भक्ति से भरी हुई। मंदिर की घंटियां बज रही थीं और भजन हवा में घुला हुआ था। जय गणेश देवा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी फिजा ही भगवान के नाम से जाग रही हो। शीला माथे पर तिलक लगाए, पूजा की थाली हाथ में लिए मंदिर से लौट रही थी। आंखों में भक्ति की चमक थी और होठों पर धीमी मुस्कान। हर रोज की तरह आज भी उसने भगवान से अपने बेटे जय के लिए चुपचाप कुछ मांगा था। पगडंडी से गुजरते हुए वो घर पहुंची। आंगन में दीनानाथ जी स्नान कर रहे थे। होठों पर मंत्र ओम नमः शिवाय और हाथों में जल। उनके चेहरे पर वैसी ही शांति थी जैसी उम्र के अनुभवों के बाद आती है। घर के भीतर छोटा जय अपनी स्लेट पर कुछ लिख रहा था। 5 साल की मासूमियत लिए वो अ से अनार बनाता, फिर मिटाकर दोबारा लिखता। उसकी आंखों में सीखने की ललक थी। जय, चल जल्दी से नहा ले, नहीं तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी, शीला ने प्यार से आवाज दी। वो उसके छोटे छोटे बटन खोलने लगी और फिर उसे आंगन में खड़े दीनानाथ जी के पास ले गई। दीनानाथ जी ने मुस्कुराते हुए जय को देखा और फिर अपने हाथों से उस पर पानी डालने लगे, जैसे हर बूंद के साथ उनके भीतर का प्यार भी बह रहा हो। ठंडे पानी से कांपते जय को वे बीच बीच में चिढ़ाते भी जाते। महाराज, ठंड तो नहीं लग रही? जय हंसते हुए सिर हिलाता। नहलाने के बाद दीनानाथ जी ने एक हाथ से जय के गालों को सहारा दिया और दूसरे हाथ से उसके बालों में कंघी करने लगे। बाल संवारते हुए उनकी आंखों में गहरा अपनापन था और जय की आंखों में मासूम मुस्कान। उधर शीला तुलसी के पत्ते तोड़कर रसोई में पहुंची। उसने उन्हें गर्म दलिये में डाला और फिर थाल सजाकर बाहर लाई। लीजिए, दलिया खा लीजिए, जाते समय मीठा खाना शुभ होता है, उसने कहा और थाली सामने रख दी। वो अपने हाथों से जय को खिलाने लगी और दीनानाथ जी चुपचाप अपनी ओर का हिस्सा खा रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों आंगन की ओर बढ़े। अरे सुनिए, 1 मिनट, शीला ने पुकारा और फिर पूजा की थाली लेकर जय की आरती उतारी। जय ने झुककर अपनी माँ के पैर छुए। दीनानाथ जी ने साइकिल बाहर निकाली, जय को सामने की सीट पर बिठाया और दोनों मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े। गली में सूरज की हल्की किरणें अब पूरी तरह फैल चुकी थीं। हवा में धूल की सुगंध और धान की खुशबू घुली थी। रास्ते में कुछ ग्रामीणों ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। दीनानाथ जी मुस्कुराते हुए धीरे धीरे साइकिल चलाते रहे और एक पुराना गीत गुनगुनाते रहे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा। धीरे धीरे चलती पुरानी साइकिल आकर एक छोटे से स्कूल के बाहर रुकी। साइकिल से उतरते हुए दीनानाथ जी ने अपने बेटे जय का हाथ थामा। सामने दीवार पर एक साधारण सा बोर्ड था, विवेकानंद शिशु विद्या मंदिर। जय की आंखों में कुछ कहने की कोशिश थी, लेकिन होठों पर सन्नाटा था। दीनानाथ जी उसे लेकर स्कूल के भीतर पहुंचे। प्रिंसिपल के कमरे में प्रिंसिपल किसी रजिस्टर में लिख रही थी। पास खड़ा चपरासी एक ओर हट गया। दीनानाथ जी ने झुककर हाथ जोड़े। नमस्ते, प्रिंसिपल ने मुस्कुराकर सिर उठाया। अरे दीनानाथ जी, कैसे हैं? बैठिए। ये प्यारा बच्चा कौन है? जय है, मेरा बेटा। बोल नहीं सकता। दीनानाथ जी की आवाज़ भीग गई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पढ़े। बड़ी उम्मीद से लाया हूँ इसे। कुछ क्षण के लिए प्रिंसिपल का चेहरा ठहर गया। माफ़ कीजिए, आप तो जानते हैं, ऐसे बच्चों के लिए अलग तरह के विद्यालय होते हैं जहाँ विशेष देखभाल होती है। दीनानाथ जी की आंखें बुझ गईं। जानता हूँ, लेकिन जय ऐसा नहीं था। वो बोलता था, खूब बोलता था,
बहुत चंचल था। उन्होंने रुंधे गले से आगे कहा, सब कुछ ठीक था जब तक उसके दादा हमारे साथ थे। जय उन्हीं से चिपका रहता था, उनके बिना एक पल भी नहीं रहता था। दादाजी चित्रकार थे, रंगों से खेलते थे, कल्पना से चित्र रचते थे, और जब थक जाते तो बांसुरी उठाते, ऐसी मधुर धुन बजाते थे कि पूरा आंगन जैसे ठहर जाता था। जय उनकी बांसुरी सुनकर सोता था। एक दिन जय अपने दादाजी के पास दीवान पर बैठा था। दादाजी ने कागज पर 2 चित्र बनाए। एक में मछली पानी में थी, दूसरी में मछली जमीन पर पड़ी थी, निर्जीव। उन्होंने जय का हाथ पकड़ा, बिना शब्दों के कुछ पूछा। जय ने हल्के सुर में कविता दोहराई, मछली दल की रानी है, दीवान उचका पानी है। फिर उंगली से दूसरी तस्वीर में नीला रंग भर दिया। मछली अब जिंदा थी, तैरती हुई। उसकी आंखों में चमक आ गई। दादाजी ने चुपचाप उसे गोद में भर लिया, माथे को चूमते हुए जैसे कुछ खो जाने से डर रहे हों। शाम होते होते दादाजी ने बांसुरी उठाई थी। जय उनकी गोद में सिर रखे लेटा था और वो एक धीमी भावुक धुन बजा रहे थे। शायद ये उनकी आखिरी धुन थी। उसी रात दादाजी को सांस की तकलीफ हुई। दीनानाथ जी की आवाज लड़खड़ाई। अस्पताल ले जाते हुए जय लगातार कुछ पूछता रहा, पर हम उन्हें बचा नहीं सके। दूसरे दिन से जय ने बोलना बंद कर दिया। कोई डर, कोई सदमा जो आज तक उसकी जुबान से बाहर नहीं आया। प्रिंसिपल की आंखें भी नम हो गईं। वो कुछ पल चुप रही, फिर उन्होंने रजिस्टर बंद किया, अपनी कुर्सी से उठी और जय के सिर पर हाथ रखकर बोली, कुछ बच्चों को शब्द नहीं, बस सहारे की जरूरत होती है। हम जय को जरूर दाखिला देंगे। दीनानाथ जी की आंखें भर आईं। कमरे में एक मौन श्रद्धा थी, जैसे दादाजी की बांसुरी अब भी कहीं गूंज रही हो। प्रधानाचार्य की मेज पर रखी पीतल की पुरानी घंटी में एक अलग ही गरिमा थी, जैसे वर्षों से उसी की आवाज से ये स्कूल सांस लेता आया हो। उन्होंने 2 उंगलियों से हल्के से उसे छुआ और घंटी की टन टन कमरे की शांति में घुल गई। कुछ ही पल बीते थे कि बाहर खड़ा चपरासी दरवाजे के पास आकर विनम्रता से बोला, जी मैडम, ज़रा शालिनी मैडम को भेजो, कहना तुरंत आए। प्रधानाचार्य ने धीमे और सधे स्वर में कहा। दीवान पर चुपचाप बैठे जय की नजरें अब भी नीचे झुकी थीं। पूरे कमरे में एक शांत सी बेचैनी तैर रही थी, जैसे कोई बड़ा निर्णय हवा में ही टंगा हो। थोड़ी ही देर में शालिनी मैडम अंदर आईं। गंभीर चेहरा, सादी साड़ी और माथे पर हल्की शिकन। शालिनी जी, प्रधानाचार्य ने उन्हें देखते ही कहा, इस बालक का नाम जय है, इसका एक छोटा सा मूल्यांकन कर लीजिए। देखना चाहती हूं कि इसमें क्या बात है। शालिनी मैडम ने जय की ओर देखा, पतला, शांत, लेकिन आंखों में एक अलग चमक लिए हुए। आओ बेटा, वो कोमलता से बोली और जय उनके पीछे पीछे कमरे से निकल गया। उसे वो एक खाली कक्षा में ले गईं। कक्षा में पहुंचकर शालिनी मैडम ने अपने बैग से एक वर्कशीट निकाली और मेज पर रख दी। ये सवाल हल करो, मैं अभी आती हूँ। कक्षा अब फिर खामोश थी। खिड़की से धूप की कुछ सुनहरी लकीरें मेज पर आ गिरी थीं। जय ने बैठते ही पेंसिल उठाई और प्रश्नों को पढ़ना शुरू किया। उसकी उंगलियां जैसे अपने काम में निपुण थीं। कहीं रुकावट नहीं, कहीं झिझक नहीं। उसकी सोच साफ थी और हाथ स्थिर। सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरी वर्कशीट तैयार हो गई। अब वो चुपचाप बैठा बोर हो रहा था। पेंसिल उसकी उंगलियों में घूमने लगी और आंखें खिड़की की ओर बढ़ गईं। तभी एक अजीब सी आवाज ने उसका ध्यान खींचा, जैसे पानी बह रहा हो। वो दरवाजे तक आया और झांक कर देखने लगा। बाहर की दीवार के पास मास्टर चुन्ना खड़े थे, बेहद लापरवाह मुद्रा में। वहीं एक नटखट बंदर पेड़ की टहनी से लटक कर अमरूद तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जय की आंखों में एक शरारत सी चमक आई। वो चुपचाप कक्षा में लौटा,
वर्कशीट का पिछला हिस्सा पलटा और पेंसिल से वही दृश्य उतारने लगा। कुछ ही पलों में कागज पर वो तस्वीर बन चुकी थी। मास्टर चुन्ना, अमरूद, बंदर, दीवार, और अचानक वो अमरूद नाली में गिरता है। छींटे उड़ते हैं और कीचड़ मास्टर चुन्ना के चेहरे और कपड़ों पर फैल जाता है। चेहरा ढकते हुए मास्टर चुन्ना भाग खड़े होते हैं। तभी शालिनी मैडम वापस लौट आईं। हो गया? उन्होंने पूछा। जय ने सिर हिलाया। जी। उन्होंने वर्कशीट उठाई, पहले 2 पन्ने पढ़े और फिर रुकी। आंखों में हल्की सी चमक उभरी। इतनी स्पष्टता, इतनी सहजता। वो बुदबुदाई। उन्होंने पन्ना पलटा और चित्र देख ठिठक गई। एक पल को चौंकी, फिर पहचानते ही खिलखिला पड़ी। अरे ये तो मास्टर चुन्ना। हंसी दबाते हुए उन्होंने वर्कशीट समेटी और जय का हाथ थामकर फिर से प्रधानाचार्य के कक्ष की ओर चल पड़ी। प्रधानाचार्य ने वर्कशीट ली और ध्यान से पढ़ने लगी। अद्भुत है, उन्होंने धीरे से कहा। फिर पन्ना पलटते ही उनका चेहरा थोड़ी देर को सख्त हो गया। ये क्या है? उन्होंने पूछा। शालिनी मैडम ने झांक कर देखा और फिर हंसी रोके नहीं रुकी। ये तो हमारे मास्टर चुन्ना है मैडम। मैं सोच रही थी वो मुंह क्यों छुपाकर भाग रहे थे। प्रधानाचार्य ने उन्हें गहरी नजर से देखा, मानो कह रही हो, बस अब और नहीं। शालिनी मैडम तुरंत चुप हो गई, पर चेहरे पर हंसी अब भी छुपी नहीं थी। फिर प्रधानाचार्य ने जय की ओर देखा। उसके भीतर का हुनर, उसकी चुप्पी और उसकी कलम दोनों ही अद्भुत थीं। कुछ देर तक वे मौन रहीं, फिर जैसे मन ही मन एक निर्णय ले लिया। ठीक है दीनानाथ जी, प्रिंसिपल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप कल से जय को स्कूल भेज सकते हैं। दीनानाथ जी की आंखों में एक चमक सी दौड़ गई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद धन्यवाद प्रिंसिपल साहब, आपने मेरा मान रख लिया, बहुत बहुत आभार। जय की नन्ही सी उंगली थामे दीनानाथ जी कमरे से बाहर निकल आए। उनके चेहरे पर संतोष और गर्व की रेखाएं साफ झलक रही थीं। प्रिंसिपल के कमरे में अब भी शालिनी मैडम मौजूद थीं। जैसे ही मास्टर चुन्ना ने कमरे में प्रवेश किया, तीनों की निगाहें एक दूसरे से मिलीं और फिर बिना कुछ कहे ही जोर से हंस पड़े। दृश्य ही कुछ ऐसा था। पिता दीनानाथ छोटे से जय की उंगली थामे हल्के कदमों से बाहर जा रहे थे, मानो किसी मासूम चित्र में जीवन उतर आया हो। उधर जय और दीनानाथ जी घर लौट चुके थे, लेकिन तब तक गांव में ये खबर फैल चुकी थी कि जय का स्कूल में दाखिला हो गया है। चौपाल से लेकर कुएं तक हर नुक्कड़ पर यही चर्चा थी। पंडित दीनानाथ के बेटे जय को स्कूल में भर्ती मिल गई है। दोपहर की धूप में जब सब अपने अपने घरों में सुस्ता रहे थे, तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। शीला ने दरवाज़ा खोला तो सामने डमरू की माँ खड़ी थी। उत्सुकता से बोली, सुना है जय का मिशन हुई गवा है, हमार डमरू भी स्कूल जात है, तो पंडित जी के साथ डमरू हऊ चला जाई। 21 साइकिल पर है कि नहीं बहिनी? शीला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं। भीतर आंगन में दीनानाथ जी भोजन कर रहे थे। डमरू की माँ की बात सुनते ही वो चौंके और मुंह से कौर निकलते ही खांसने लगे। सुबह की सुनहरी धूप धीरे धीरे आंगन में उतरने लगी थी। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। दीनानाथ जी अपनी पुरानी नीली साइकिल को बड़े प्यार से साफ कर रहे थे, जैसे कोई पुराना साथी हो जिससे रोज की बातें हों। उनके चेहरे पर सुबह की ताजगी और जिम्मेदारी का सौम्य मेल था। तभी शीला छोटे जय का हाथ थामे आंगन से बाहर आई। सुनिए, रास्ते से डमरू को भी लेते जाइएगा, शीला ने मुस्कुराते हुए कहा। दीनानाथ जी ने झुके झुके ही सिर उठाया, भौहें सिकोड़ी। कौन डमरू? अरे वही राम लडैतिन है ना, जो कल आई थी, उनका बेटा है, वो भी स्कूल जाता है, शीला ने समझाते हुए कहा। दीनानाथ जी ने हौले से मुस्कुराकर आंखें तिरछी की। और भी 2-4 हों तो बता दो, सबको ले जाऊंगा आज नगर सवारी में। शीला हंसते हुए जय को उनके हवाले कर देती है। थोड़ी ही देर में साइकिल आंगन से बाहर निकलती है।
जय को दीनानाथ जी ने आगे गद्दे पर सावधानी से बैठाया। छोटे हाथों को हैंडल की तरफ बढ़ाते हुए बोले, संभल के बैठना बेटा, गिरना नहीं है। फिर रास्ते से डमरू को भी लिया गया, जिसे दीनानाथ जी ने पीछे कैरियर पे बिठाया और रस्सी से उसका बस्ता बांध दिया। साइकिल धीरे धीरे चल पड़ी। दीनानाथ जी अपने आप में मग्न हल्के सुर में गा रहे थे, मेरे देश की धरती द द द द द द, मेरे देश की धरती। रास्ते में एक हल्का गड्ढा आया, साइकिल डगमगाई और दीनानाथ जी ने झट से पीछे देखा। ए डमरू बेटा, मजबूती से पकड़ना, जय भी ध्यान रखना। डमरू ने तुरंत रॉड पकड़ते हुए कहा, जी चाचा जी एक बात पूछूं? दीनानाथ जी ने कहा, हाँ हाँ पूछो पूछो। डमरू बोला, जय बोलता क्यों नहीं? दीनानाथ जी बोले, जय ना अपने दादाजी से नाराज है, वो उसे अकेला छोड़कर चले गए ना, इसलिए जय नहीं बोलता है। डमरू बोला, तो दादाजी को बुला लीजिए। सुबह की ठंडी हवा में स्कूल की घंटी बजने को थी। दीनानाथ जी अपनी साइकिल पर जय और डमरू को लेकर स्कूल पहुंचे। साइकिल की अगली गद्दी पर जय चुपचाप बैठा था और पीछे कैरियर पर डमरू। स्कूल के बाहर पहुंचकर दीनानाथ जी ने धीरे से साइकिल रोकी। उन्होंने पहले डमरू को उतारा, फिर आगे से जय को सावधानी से नीचे उतारा। दीनानाथ जी नीचे झुके और दोनों बच्चों की ओर देखा। डमरू ने पूछा, आपने अब तक कुछ कहा नहीं, क्या आप भी दादाजी से गुस्सा हो? दीनानाथ जी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, दादाजी वहां चले गए हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। डमरू चौंक गया। कहाँ? दीनानाथ जी ने डमरू को अपनी बाहों में लिया और फिर आकाश की ओर इशारा करते हुए बोले, वहां। तभी स्कूल से ढम 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 की आवाज आई। प्रार्थना शुरू हो चुकी थी। दीनानाथ जी मुस्कुराते हुए बोले, चलो चलो अब जाओ, नहीं तो प्रार्थना छूट जाएगी। उन्होंने दोनों बच्चों के बालों पर स्नेह से हाथ फेरा और दोनों एक साथ स्कूल की ओर चल दिए। प्रार्थना के बाद सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए। कक्षा में मास्टर चुन्ना उपस्थिति ले रहे थे। आभा। हाँ जी सर। भोला। जी सर। डमरू। उपस्थित। घंटू। हाँ जी। हेमू। यस सर। जय। जय कौन है? जय। जय चुपचाप अपनी जगह खड़ा था। पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। मास्टर चुन्ना कड़वी आवाज में बोले, अम्मा ने दूध नहीं पिलाया या मुंह में जुबान नहीं है? बच्चे हंस पड़े। जय ने सिर झुका लिया। डमरू को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो उठा और धीरे से मास्टर चुन्ना से बोला, मास्टर जी, जय बोल नहीं सकता। बच्चे फिर हंस पड़े। इस बार जय की आंखों में आंसू छलक आए। मास्टर चुन्ना गंभीर होते हुए बोले, चुप, कोई नहीं हंसेगा। डमरू, पहले बताना चाहिए था। डमरू ने कहा, आपको पहले पूछना चाहिए था। कक्षा एकदम शांत हो गई। मास्टर चुन्ना ने जय के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरा। मास्टर चुन्ना बोले, बैठ जा बेटा, बैठ जा। कक्षा में बच्चों की हल्की फुल्की खिलखिलाहट गूंज रही थी। दीवार की घड़ी धीरे धीरे आगे सरक रही थी और मास्टर चुन्ना अपने पुराने तरीके से कक्षा में उपस्थिति रजिस्टर को बंद करते हुए बड़बड़ा रहे थे। चलो, बाकी की उपस्थिति कर लेंगे। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, फिर पहले से ही चमचमाते ब्लैक बोर्ड पर डस्टर फेरने लगे। आधा समय तो इसी में निकल जाता है, इसीलिए आजकल लोगों को हिंदी ठीक से नहीं आती। हिंदी की कक्षा में तो उपस्थिति जरूरी होती है, अंग्रेजी की कक्षा में क्यों नहीं? तभी पीछे से डमरू की मासूम आवाज आई, मास्टर जी, साफ को और कितना साफ करेंगे? बच्चे ठहाका मार कर हंस पड़े। मास्टर चुन्ना ठिठक गए। हाथ में थमा डस्टर जैसे अपराधी बन गया हो। उन्होंने डस्टर को घूरा, फिर डमरू को देखा और जैसे अपनी ही गलती पर मुस्कुरा उठे। जल्दी से अपने आप को संभालते हुए उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। उनकी आवाज धीमे धीमे पृष्ठभूमि में गूंजती रहती है। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर।
आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।